Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is Indian Civil सर्विसेज। आज हम इसके बारे में इसकी हिस्ट्री देखेंगे, ठीक है ना। ओके, इसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, और इसका इवोल्यूशन देखेंगे, पूरा डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो सिविलियन जो ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है ना, ये जो सिविलियन इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये बेसिकली इवन इसलिए इंट्रोड्यूस करी गई थी कि एक तरफ तो ये आर्मी को कंट्रोल कर पाए, जो कंट्रोल आर्मी बेसिकली कैसे ये आर्मी को कंट्रोल कर पाए, इट इज बिकॉज इसके अंडर में फाइनेंशियल मैटर्स रहते थे। दैट इज सिविल सर्विसेज फाइनेंशियल मैटर्स को कंट्रोल करती थी और उसी के थ्रू ये आर्मी को भी कंट्रोल करती थी। ओके ना, साथ ही साथ बेसिकली ये इंडियन अंपायर को भी रन करती थी इसकी हेल्प से, ठीक है ना। तो ऑल्सो रन द इंडियन अंपायर। ओके, ठीक है। नाउ ये जो आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी थी, सिविलियन ब्यूरोक्रेसी थी, इसको बेसिकली क्या करने के लिए बुलाया गया था, इसको कहा गया था कि ओनली टू इंप्लीमेंट द पॉलिसीज जो कि फ्रेम्ड होंगी एट होम पे, ठीक है। सो टू इंप्लीमेंट पॉलिसीज जो कि फ्रेम्ड होंगी एट होम में, वो आपको इंप्लीमेंट करना है, ठीक है ना। बट अब ये उनका वर्क था, लेकिन इट वॉज बिकॉज ऑफ ग्रेट डिस्टेंस बिटवीन आपका लंदन ऑन द वन हैंड एंड इंडिया ऑन द अदर हैंड, इसने कम्युनिकेशन में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करी। कम्युनिकेशंस में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आई, ठीक है, यानी डिफिकल्टीज हो रही थी कम्युनिकेशन पे कि ग्राउंड रियलिटी पे जो चल रहा है, जो इनको दिया गया था कि ये जो पॉलिसीज बनेंगी आपको इसको इंप्लीमेंट करना है, उसका स्टेटस क्या है, ठीक है ना, क्या न्यू इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना, जो ब्यूरोक्रेसी ने गैदर करी है, जो पहुंचनी चाहिए आपकी लंदन में, वो सारी की सारी इट इज बिकॉज ऑफ डिफिकल्टीज ऑफ कम्युनिकेशन, वो नहीं प्रॉपर तरीके से सिंक्रोनाइज हो पा रही थी। सर जब ऐसा नहीं हो पा रहा था तो एक चीज हुआ, ये हुआ कि ये जो सिविलियन ब्यूरोक्रेट्स थे, इन्होंने कमांड करना स्टार्ट कर दिया ओवर इंफॉर्मेशन। दैट इज कमांड ओवर इंफॉर्मेशन, कि क्या इंफॉर्मेशन लंदन पहुंचनी चाहिए, ठीक है ना। अब जो इनके फेवर में होगी इंफॉर्मेशन ये वही भेजेंगे। तो इसने क्या किया, इट इज बिकॉज ऑफ डिफिकल्टीज ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, इसने एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ इनको डिस्क्रिएशन दे दिया, इनके हाथ में डिस्क्रिएशन आ गया और बेसिकली अब ये जो चाहे वो इनिशिएटिव भी ले सकते हैं, ठीक है। इट इज बिकॉज आपका कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, ठीक है ना, और इंफॉर्मेशन को ये आपका क्या कर रहे हैं, कमांड कर रहे हैं इंफॉर्मेशन पे, ठीक है। अब ये जो सिविल सर्विसेज है इसको एक तरीके की पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी भी कहते हैं, ठीक है ना। पैट्रोनेज फॉर ब्यूरोक्रेसी आई यूज वर्ड बी, ठीक है ना। अब पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी क्यों कहते हैं, ये हमने देखा था, ये रिलेटेड है, इट इज द मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है, इट्स विद रिलेटेड टू द मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, कि ये जो सिविल सर्वेंट्स है इनको कैसे रिक्रूट किया जाएगा। तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग वेरियस एक्ट, उनमें से इंपॉर्टेंट एक्ट है विद रिस्पेक्ट टू सिविल सर्विसेज, दैट इज जो इंडियन एक्ट था 1784 एंड जो चार्टर एक्ट था, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। नाउ इन दोनों एक्ट में क्या था, बेसिकली जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे वो नॉमिनेट करते थे मेंबर्स को, ठीक है ना। और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन से होते थे, कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे। सो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के हैं, कंपनी के ये नॉमिनेट करेंगे मेंबर्स को कि कौन बनेगा आपका, दैट इज सिविल सर्वेंट्स, ठीक है ना। ऑल्दो ये एक डिक्लेरेशन साइन करते थे जिसमें ये लिखा होता था, दैट इज डिक्लेरेशन साइन करते थे जब इनको ये पैट्रोनेज दिया जाता था कि ये मनी नहीं लेंगे, ठीक है, किसी को फेवर करने के लिए। बट काफी और भी फैक्टर्स होते थे बेसिकली इनको कंपेल करने के लिए कि अपने फैमिली मेंबर्स को या फिर अपने क्लोज वन को या फिर सिंपल नेपोटिज्म फॉलो ना करें। लेकिन होता क्या था कि इट इज बिकॉज ऑफ दिस प्रैक्टिसेस, ये जो आपका पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी था, कि काफी ज्यादा करप्शन और इनएफिशिएंसी बढ़ गई थी सिविल सर्विसेज में। तो दिस सिस्टम लीड्स टू द करप्शन
and inefficiency in civil services। चाहते हुए भी बेसिकली डिक्लेरेशन भी साइन किया है और वेरियस अदर ऑब्लिगेशंस भी हैं कि वो अपने क्लोज वन को ना करने पर फिर भी उनको करना पड़ता था, ठीक है ना। तो ये फाइंड हुआ कि ये जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है और जो बेसिकली रिक्रूट्स की जो एबिलिटीज है वो अप टू द मार्क नहीं है, ठीक है, जो होनी चाहिए एक सिविल सर्वेंट्स की। तो काफी ज्यादा आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और साथ ही साथ जो एबिलिटीज होनी चाहिए एक सिविल सर्वेंट की, उसमें काफी ज्यादा क्या पाया गया, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स पाए गए, यानी वो अप टू द मार्क नहीं थी, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट अगर हम ये देखें कि ये जो सिविल सर्विसेज है बेसिकली, अब अलग सा इसका क्या ऑब्जेक्टिव था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रेड करती थी ईस्ट में, वो अपने सर्वेंट्स को यूज करती थी, इन सिविल सर्वेंट्स को यूज करती थी, ठीक है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करने के लिए ईस्ट में अपने सिविल सर्वेंट्स को यूज करती थी। सिविल सर्वेंट्स आई यूजेस CS, ठीक है ना, और इनको पे करती थी लो वेजेस, ठीक है ना। तो इनकी जो सैलरी थी वो लो थी, लो वेजेस, पर साथ ही साथ इस लो वेजेस को कंपनसेट करने के लिए बेसिकली कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो आपकी परमिट कर दिया इन सिविल सर्वेंट्स को ट्रेड प्राइवेटली करने के लिए, यानी आप ट्रेड कर सकते हैं प्राइवेट तरीके से, यानी इंडिविजुअली भी आप एक प्राइवेट ट्रेड को कैरी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये जो ट्रेड करती थी ईस्ट में, जब वो एक कमर्शियल पावर थी, जब वो कमर्शियल पावर थी, तो उसके जो सर्वेंट्स थे तो उनको वो लो सैलरी प्रोवाइड करवाती थी ट्रेड करने के लिए, और साथ ही साथ ये भी प्रिविलेज देती थी कि आप ट्रेड कर सकते हो, परमिट था कि वो ट्रेड कर सकते हैं प्राइवेटली। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हुआ कि वो टेरिटोरियल पावर बनी, टेरिटोरियल पावर बनी, इट इज बिकॉज जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वो क्या ट्रेड ही करने तो आई थी, पहले कमर्शियल पावर्स थी, उसके बाद उसने टेरिटोरियल पावर्स को गेन किया, ठीक है ना। तो ये जो सर्वेंट्स थे इनको इसके साथ साथ क्या दिया गया, इनको इनके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी दे दिया गया कि आप लोग एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी संभालेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी संभालेंगे। अब ये जो सर्वेंट्स थे ये काफी ज्यादा करप्ट थे, हमने देख लिया था क्यों थे करप्ट, इट इज बिकॉज ऑफ इनका जो नॉमिनेशन का सिस्टम था वही आपका करप्ट था, ठीक है ना। तो ये करप्ट थे। अब इसके भी वेरियस रीजन है। तो ये जब करप्ट थे तो ये क्या करते थे, ये ऑप्रेस करते थे लोकल वीवर्स और आर्टिशंस को, तो दे ऑप्रेसिंग लोकल वीवर्स एंड आर्टिशंस, इवन मर्चेंट्स जो होते थे उनको भी ऑप्रेस करते थे, और जो जमींदार थे उनको भी ये ऑप्रेस और हैरेस करते थे, जमींदार, ठीक है। और सेकंड चीज बेसिकली ये वेरियस ब्राइब्स और गिफ्ट मांगते थे फ्रॉम द राजास एंड नवाब्स, तो आस्क ब्राइब्स एंड गिफ्ट्स, और ये मांगते थे जो कि राजास होते थे और नवाब्स होते थे। थर्ड अगर हम देखें तो बेसिकली ये लोग को परमिट था, ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं प्राइवेट परमिट किया था इसको ट्रेड करने के लिए प्राइवेटली। तो ये जो इलीगल प्राइवेट ट्रेड करते थे, ठीक है ना, इलीगल प्राइवेट ट्रेड करते थे। लास्ट लेक्चर में हमने देख चुके हैं कि ये जो इलीगल प्राइवेट करते थे ये कैसे करते थे, बेसिकली ये एडवांस कर देते थे मनी। पहले इन्होंने क्या करप्शन से खूब सारा पैसे को अर्न किया, ठीक है ना। अब ये जो पैसे को अर्न किया ये कंपनी को नहीं पता है, ये आपका क्या है, ये इनका एक तरीके का ब्लैक मनी है। अब जो भी यूरोपियंस आते थे आपके पोर्ट में ट्रेड करने के लिए, उनको पैसा चाहिए होता था कमोडिटीज को खरीदने के लिए, तो वो इन सर्वेंट्स के पास जाते थे और इनसे एडवांस ले लेते थे मनी में, ठीक है ना। इनके बीच में एग्रीमेंट हो जाता था कि आप ये पैसे मेरे लंदन के बैंक अकाउंट में क्या करेंगे, डिपॉजिट कर देंगे विद दी प्रॉफिट या फिर विद दी इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो ये जो एडवांस मनी देते थे यूरोपियन मर्चेंट्स को, उससे यूरोपियन मर्चेंट्स इंडियन में क्या करता था,
इंडिया में आपकी कमोडिटीज खरीद के सेल करता था वेरियस पोर्ट्स पे, वहां जाके बेचता था सामान। लेट्स से 100 रुपए इन्होंने लिए आपके कंपनी के सर्वेंट से, ठीक है, और 100 रुपए की कमोडिटीज खरीदी, इंडिया में सामान खरीदा, इंडियन गुड्स, और वेरियस पोर्ट्स में जाके इसको सेल कर दिया 250 रुपीज का। जितना भी प्रॉफिट हुआ उसमें से कुछ परसेंटेज इनको विद आपका जो एडवांस मनी था उसके साथ में पे कर देते थे, लेकिन ये पे करते थे लंदन में। तो इस तरीके से क्या हो जाता था, ये आपका जो मेन जो मनी था दैट इज वो इंडिविजुअली इन करप्ट सिविल सर्वेंट्स के पास में था, ठीक है ना। इस तरीके से इन्होंने बेसिकली क्या कर लेते थे, अपने रिटायर होने के टाइम तक ह्यूज वेल्थ को पोजेस कर लेते थे, पोजेस ह्यूज वेल्थ, और ये फाइनली रिटायर हो जाते थे। ऑल्दो वेरियस प्रोविजंस भी आए थे इनको चेक करने के लिए, तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं वेरियस चार्टर एक्ट्स के थ्रू, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट इज ये हमने देख लिया एक ब्रीफ बैकग्राउंड। अब हम देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज। इवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज। नाउ ये जो सिविल सर्विसेज है इन इंडिया और स्पेशली ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, इसमें काफी ज्यादा कांस्टेंट एक्सपेरिमेंटेशन एंड इनोवेशन करे गए थे। कांस्टेंट एक्सपेरिमेंटेशन एंड इनोवेशंस करे गए थे। अब ये इसलिए करे गए थे कि ये जो सिविल सर्विसेज है और इसमें जो भी प्रॉब्लम्स आती जा रही थी या फिर जो भी लूपहोल्स थे उनको कैसे टैकल किया जाए और इस सर्विस को मोर इफिशिएंट और इफेक्टिव बनाया जाए, ताकि ये जिस पर्पस के लिए बनाए गए हैं उसको सर्व कर सके, ठीक है ना। और ये अगर हम देखें सिविल सर्विसेज है, ये इवॉल्व हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ 2 सेंचुरीज, ठीक है ना। और इसको जो क्राफ्ट किया गया ना, बहुत ही प्रिसाइज वे में क्राफ्ट किया है, और वेरियस सीरीज ऑफ लेजिस्लेशन आई है जो कि इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिश अथॉरिटीज ने कि इसको कैसे इफेक्टिव बनाया जाए, ठीक है ना। ओके, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा आपका पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 में देखते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का क्या रोल है सिविल सर्विसेज में। तो फर्स्ट इज द पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था उसने एस्टैब्लिश किया था एक बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स, ठीक है। तो इट एस्टैब्लिशेस बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स, ठीक है ना। काय के लिए? सुपरवाइज करने के लिए, कि वो सुपरवाइज कर पाए सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट ऑफ द कंपनी, सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट ऑफ द कंपनी की, और इसको कहा गया दैट इज द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल इसको कहा गया, ठीक है ना। अब ये जो एक्ट था इसने प्लेस किया था सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट ऑफ कंपनी और उसको ड्यू सबॉर्डिनेशन कर दिया था ऑफ द गवर्नमेंट इन इंग्लैंड। तो सिविल एंड जो मिलिट्री आपकी थी गवर्नमेंट, इसने क्या किया था, इसने इसको सबॉर्डिनेट बना दिया था, और ये सबॉर्डिनेट बनाया था ऑफ द गवर्नमेंट इन इंग्लैंड, गवर्नमेंट इन इंग्लैंड। आफ्टर दैट अगर हम देखें कि सिविल सर्विसेज को इफेक्टिव और इफिशिएंट बनाने में गवर्नर जनरल्स का भी काफी रोल है, ठीक है ना। अगर हम देखें लॉर्ड क्लाइव एंड वॉरेन हेस्टिंग, उन्होंने भी बेसिकली काफी अटेम्प्ट किए थे कि कैसे ये जो करप्शन था सिविल सर्विसेज में अर्लियर इसको खत्म किया जाए, बट ये लोग जो थे पार्शली सक्सेसफुल हुए थे, फुली सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, ठीक है ना। तो पार्शली सक्सेसफुल, नॉट फुली, ठीक है ना, फुली सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। नेक्स्ट जो आए थे दैट इज दी लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनका रोल देखते हैं। ये जो आए थे ये आए थे 1786 में, ठीक है ना, 1786 में ये आए थे। तो बेसिकली इनको ये कहा गया था, बेसिकली ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट मेजर रिफॉर्म्स इन सिविल सर्विसेज, ठीक है ना। फर्स्ट मेजर रिफॉर्म, फर्स्ट मेजर रिफॉर्म इन सिविल सर्विसेज, ठीक है। इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था बेसिकली
ये था कि कैसे प्यूरिफाई किया जाए एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है ना। सबसे पहले इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि कैसे प्यूरिफाई किया जाए एडमिनिस्ट्रेशन को। जब उन्होंने प्यूरिफाई करना चाहे एडमिनिस्ट्रेशन को, तो उनको पता चला कि जो प्रॉब्लम है वो सिविल सर्विसेज में है, ठीक है ना। अब वो प्रॉब्लम क्या है सिविल सर्विसेज में, कि जो सिविल सर्वेंट्स है ना, वो क्या है, वो ऑनेस्ट नहीं है, ठीक है ना, और इफिशिएंट भी नहीं है। यानी जो उनको वर्क दिया जाता है उसमें से वो क्या करते हैं, वो अपने ऑनेस्टली नहीं करते हैं और इफेक्टिवली नहीं करते हैं, ठीक है। रीजन क्या इन्होंने फाइंड किया कि उनकी जो सैलरीज है ना वो एडिक्वेट नहीं है। इट इज ड्यू टू द लैक ऑफ एडिक्वेट सैलरीज। ये जो सिविल सर्वेंट्स है, दे आर नॉट ऑनेस्ट नाइदर इफिशिएंट, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या रिफॉर्म लिया, इन्होंने उनकी सैलरीज, दैट इज सिविल सर्वेंट्स की सैलरीज को इंक्रीज किया, ठीक है ना। और बेसिकली जो कलेक्टर है उसको 1500 रुपीज पर मंथ मिलेंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ 1% कमीशन मिलेगा जो भी रेवेन्यू कलेक्शन होगा उसके डिस्ट्रिक्ट में। और उस टाइम ये जो सैलरीज थी, ये कंसिडर किया जाता था कि कंपनी के सिविल सर्विसेज जो थी वो हाईएस्ट पेड सर्विस थी इन द वर्ल्ड में, ओके ना। ओके, साथ ही साथ जो सिविल सर्वेंट्स थे उनको पहले अलाउ किया गया था कि वो प्राइवेटली ट्रेड कर सकते हैं। और फिर कॉर्नवालिस के रूल में उन्होंने एनफोर्स किया रूल्स, एनफोर्स रूल कि ये जो प्रैक्टिस है प्राइवेट ट्रेड की, इसको चेक किया जाए। चेक प्राइवेट ट्रेड प्रैक्टिस, ये क्या है, ये बेसिकली मेन रूट कॉज है जो कि आप सिविल सर्विसेज जिससे थ्रू करप्शन करते हैं, ठीक है ना। नाउ जो सिविल सर्वेंट्स थे उनको इवन अलाउ भी नहीं किया कि कोई वो प्रेजेंट्स लेंगे या कोई वो ब्राइब्स ले सकते हैं या कोई गिफ्ट ले सकते हैं। तो दे आर नॉट अलाउइंग टू टेक एनी गिफ्ट्स, कोई भी ब्राइब, ठीक है ना, एक्सेट्रा, कुछ भी आप ऐसा नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद इन्होंने प्रमोशन में भी एक इंट्रोड्यूस किया न्यू एलिमेंट कि जो प्रमोशन होगा सिविल सर्विसेज में वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी। सो जो प्रमोशन होगा वो होगा सीनियरिटी के बेसिस पे, ठीक है, बेसिस पे। सो बेसिकली जो मेंबर्स होंगे वो इंडिपेंडेंट रहेंगे फ्रॉम आउटसाइड इन्फ्लुएंस। ऐसा कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा कि पता चले जो बेसिकली वो अपीज करने पे लगे हैं जो इन लोगों के हाथ में जो प्रमोशन है। अब क्या होगा, बेसिस होगा सीनियरिटी का, जो जितना सीनियरिटी मेंबर्स होगा उसी को उस बेसिस पे आपका प्रमोशन मिलेगा, ठीक है ना। ओके, नाउ लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में ये भी कहा जाता है, ही वाज वन हु इंट्रोड्यूस द कैटेगरी ऑफ कोविनेटेड एंड नॉन कोविनेटेड सर्विस इन इंडिया। तो इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था सिविल सर्विसेज में कोविनेटेड एंड नॉन कोविनेटेड सर्विसेज इन दी कंपनी ब्यूरोक्रेसी में। नाउ जो कोविनेटेड है वो बेसिकली एक्सक्लूसिव प्रिजर्व की जाती थी ऑफ द फर्स्टली ब्रिटिश और उसके बाद यूरोपियंस को कोविनेटेड सर्विसेज प्रिजर्व की जाती थी, फर्स्ट ब्रिटिश को और उसके बाद यूरोपियंस को। इंडिया का इस सर्विसेज में कोई भी से नहीं था, दैट इज द कोविनेटेड पोस्ट में, ओके ना। और यही बना प्रिकर्सर ऑफ मच फेमस जो इंडियन सिविल सर्विसेज है, ओके। सो ये भी हमने देख ही चुके हैं, जो कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस कर लिया था अट्रैक्टिव पे स्केल फॉर द कोविनेट सिविल सर्विसेज, जो कि आते थे, एंटर करते थे कोविनेटेड विद द कंपनीज गवर्नमेंट में, ओके। नेक्स्ट इज द लॉर्ड वेलेस्ले, इवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज अंडर द लॉर्ड वेलेस्ले, ओके। सो इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इन्होंने एस्टैब्लिश किया था एक फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज को कलकत्ता में। और ये जो कॉलेज था बेसिकली ये इसलिए एस्टैब्लिश किया था कि जो सिविल सर्विस हैं, वो जो न्यू रिक्रूट्स हैं उनके ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग सिविल सर्विस और सिविल सर्वेंट्स रिक्रूट्स, ओके। और उस टाइम पे ट्रेनिंग का जो टर्म था वो 3 इयर्स हुआ करता था, ठीक है। एट द सेम टाइम ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ, ठीक है ना, लेकिन इसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने अपोज किया। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे
उन्होंने क्या किया, बेसिकली उन्होंने इसको डिसअप्रूव किया कि बाय सेइंग दैट ये जो वेलेस्ले का जो एक्शन है ये एक तरीके का क्या है, ये एक प्राइवेट एक्शन है, ठीक है ना, एक प्राइवेट स्टेप है। वेलेस्ले का जो एक्शन है ये एक प्राइवेट एक्शन है। और दूसरा उन्होंने इसलिए भी इसको कंडेम किया या फिर डिसअप्रूव किया, इट इज बिकॉज उनको ये डर था कि ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम इंडिया में जो चल रहा है कहीं ना कहीं इससे क्या हो जाएगा, इससे होगा रिजल्ट इन शिफ्टिंग, ऑफ ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं इनकी लॉयल्टीज शिफ्ट हो जाएगी, लॉयल्टीज शिफ्ट हो जाएगी कहां से, फ्रॉम लंदन, जो पहले लंदन में ट्रेनिंग मिलती थी इनको अब कहां मिल रही है, ये कलकत्ता, ठीक है ना। तो इसको कह के इन्होंने इसको डिसअप्रूव कर दिया। उसके बाद फिर हम देखते हैं 1805 में इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने रिप्लेस कर दिया फोर्ट वेलेस, दैट इज फोर्ट विलियम कॉलेज को रिप्लेस किया विद ऑन ईस्ट इंडियन कॉलेज, ईस्ट इंडियन कॉलेज 1805 की बात है ये, ठीक है ना। उस टाइम इसको एस्टैब्लिश किया गया था हर्टफोर्ड में, हर्टफोर्ड में इसको एस्टैब्लिश किया गया था जो कि लंदन के पास था। और फिर 1809 में इसको मूव कर दिया गया बेसिकली इंग्लैंड में, और इसको ये जो कॉलेज है इसको आपका हेलबेरी कॉलेज भी कहते हैं जब इसको शिफ्ट किया गया था, ठीक है ना। ओके, अब यहां पे जो ट्रेनिंग का जो अर्लियर 3 इयर्स का जो टर्म था इसमें यहां पे 2 इयर्स का टर्म कर दिया गया कि अब 2 इयर्स की ट्रेनिंग होगी, 2 इयर्स की ट्रेनिंग होगी सिविल सर्वेंट्स के रिक्रूट्स की, ठीक है ना। ओके, अच्छा ये चीज हो गई। अब अगर हम ये देखें कि उसके बाद टिल 1853 तक, 1853 तक क्या होता था कि 1853 से पहले अगर हम 1833 में देखें तो अभी तक क्या चल रहा था, ये चल रहा था पेट्रोनेज सिविल सर्विसेज, यानी पेट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी चल रही थी कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आया था लेकिन उसने कुछ हद तक लिमिटेड कंपटीशन करा था जो कि नॉमिनेटेड किए जाते थे मेंबर्स बाय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कहीं ना कहीं 1833 तक क्या चल रहा था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का पेट्रोनेज कंटिन्यू था, ठीक है ना। ऑल्दो कुछ लिमिटेड कंपटीशन को इंट्रोड्यूस किया गया था, लिमिटेड कंपटीशन इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है ना, अमंग जो कि नॉमिनेटेड किए गए थे बाय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में, उन्हीं में लिमिटेड कंपटीशन लाया गया था बट ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो फाइनली 1853 में क्या हुआ, 1853 में ये जो सर्विसेज थी इसको ओपन कर दिया गया टू दी ऑल सिटीजन्स ऑफ ब्रिटिश किंगडम्स। तो जो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 आया उसने इस सर्विसेज को क्या किया, सिविल सर्विसेज को ओपन कर दिया टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ ब्रिटिश किंगडम्स, ब्रिटिश दैट इज एक तरीके की जो पेट्रोनेज थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की उसको खत्म कर दिया और इसमें अब इंडियंस को भी इंक्लूड कर लिया गया था। बट अगर हम प्रैक्टिकल पर्पज से देखें ये जो सिलेक्शन प्रोसेस था ये हाईली बायस था अगेंस्ट द एंट्री ऑफ इंडियंस, ठीक है ना, हाईली बायस अगेंस्ट द एंट्री ऑफ इंडियंस। अब इसका रीजन क्या था कि ये क्यों सर्विस बायस थी, इसका रीजन ये था, इट इज बिकॉज कि अगर हम कॉर्नवालिस के वर्ड में इसको समराइज करें तो कॉर्नवालिस सेज दैट कि एवरी हिंदुस्तान नेटिव, एवरी नेटिव ऑफ हिंदुस्तान इज करप्ट, वो बहुत ज्यादा क्या है, एक करप्ट है, दैट इज वाई ये सर्विसेज जो है उनके लिए नहीं है, ठीक है ना। और अगर हम देखें अर्लियर चार्टर एक्ट ऑफ 1793 जो कि हमने डिटेल में कर रखा है उसमें हमें ये देखा था कि इस चार्टर एक्ट ने रिजर्व कर दी थी सारी पोस्ट, सारी ऑल हाई पोस्ट जिनकी जो सैलरी थी वो ज्यादा थी 500 पर ईयर से,
ये सारी की सारी रिजर्व कर दी गई थी फॉर कोऑर्डिनेटेड सर्विसेज में आ गई थी। और इस पे कौन कर सकता था ये कोऑर्डिनेटेड, या तो ब्रिटिशर्स और या फिर आपके यूरोपियंस, ठीक है ना, या फिर इंग्लिशमैन, ठीक है ना। और किसी भी तरीके से ये इंडियंस को कोई भी इसमें से पोस्ट नहीं मिलेगी, ठीक है ना। ओके, दूसरा जो था, जो नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज जो इंग्लिश थे, इंग्लिश स्टैब्लिश करना चाहते थे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, और वो ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को स्टैब्लिश करना चाहते थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कि ये जो सर्विसेज है ये सर्व करें ब्रिटिश इंटरेस्ट, ये ब्रिटिश इंटरेस्ट को सर्व करें। और जो इंग्लिशमैन से अच्छा कौन ब्रिटिश इंटरेस्ट को सर्व करेगा, ठीक है ना, इसलिए इन्होंने ये भी किया था, ठीक है ना। साथ ही साथ इंडियंस को ये इसलिए भी लाइक नहीं करते थे बिकॉज इनको क्या करना था, स्टैब्लिश करना था और प्रॉपर कंसोलिडेट करना था, कंसोलिडेट करना था अपना रूल इन इंडिया में, कंसोलिडेट रूल इन इंडिया, ठीक है ना। और साथ ही साथ इंडियंस के लिए ना काफी ज्यादा स्टीरियोटाइप था इनके दिमाग में। अब ये जो स्टीरियोटाइप था, ये लोग कहते थे कि जो इंडियंस हैं ये क्या है, ये इनकैपेबल है, यानी इनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये इस सर्विस को क्या कर पाए, ये होल्ड कर पाए, इनकैपेबल है, ठीक है ना। साथ ही साथ अनट्रस्टवर्दी हैं, इन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, और इनसेंसिटिव है। इट इज बिकॉज इनको आपका कि जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि ब्रिटिश इंटरेस्ट को सर्व किया जाए, वो भी उसके थ्रू ये सारी के सारे ये जो चीजें इनकैपेबल, अनट्रस्टवर्दी और इनसेंसिटिव है, ड्यू टू विच ये इस जॉब के लिए फिट नहीं करते हैं, ठीक है ना, बिकॉज इट डिडंट सर्व द इंटरेस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ द इंग्लिश, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें जो इंडियंस की वो स्टीरियोटाइप था उनके माइंड्स में, और कहीं ना कहीं इंडियंस की जो आपकी अंडरमाइन किया गया था, इंडियंस को undermines the ability and integrity, दोनों को ही एबिलिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडियंस की अंडरमाइन किया गया था। इवन अगर हम देखें वेरियस जो डेरोगेटरी रिमार्क्स भी प्रोवाइड करवाए गए थे, एक चार्ल्स ग्रांट्स थे, ये थे आपके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन। इन्होंने इवन कंडेम किया था इंडियन पीपल को, सेज दैट कि एक कोट लिखा था, दैट इज अ रेस ऑफ मैन लेमेंटली डीजेनरेट एंड बेस, रिटेनिंग बट अ फीबल सेंस ऑफ मॉरल ऑब्लिगेशन, सेंस इन अ मिजरी बट देयर वाइसेस, ठीक है। तो ये वो रेस है बेसिकली इंडियंस के लिए कहा गया था जो कि बहुत ही रिग्रेटेबल है, जो कि बेसिकली कतई बेसिक है, बेस्ड है, फॉलन फ्रॉम द नॉर्मल, काफी वीक है, और बेसिकली इनकी जो हैबिट है, दैट इज जो ये मिजरी है, इट इज बिकॉज ऑफ इट्स बैड हैबिट। तो इस तरीके से डेरोगेटरी रिमार्क्स पास किए थे आपके वेरियस उस टाइम की फेमस पर्सनालिटीज ने। इवन कॉर्नवालिस ने भी, अगर हम देखें कि एवरी नेटिव्स ऑफ द हिंदुस्तान इज करप्ट, जो अभी हमने डिस्कस किया था कुछ देर पहले, अगर मैं कह रहा हूं कि ये जो आपके जो रिमार्क ठीक है, ये जो क्रिटिसिज्म जो है, अगर आप ठीक कह रहे हो, तो बेसिकली केस ए अगर हम देखें तो दो केस बनते हैं। केस ए, अगर आप कह रहे हैं कि एवरी नेटिव ऑफ द हिंदुस्तान इज करप्ट या फिर बहुत ही ज्यादा डिजेनरेटिव रेस है, तो वो कहीं ना कहीं अप्लाई करती है स्मॉल क्लास ऑफ इंडियंस पे। स्मॉल क्लास ऑफ इंडियंस ऑफिशियल्स थे, और साथ ही साथ कुछ जमींदार थे जो कि करप्ट थे या फिर आपका इलीगल प्रैक्टिसेस करते थे, ठीक है ना। ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें कि इस बेसिस पे कि कुछ आपके ऑफिशियल्स हैं, जो जमींदार हैं, वो काफी क्या है, करप्ट है, तो ये जो आपने कहा है स्टेटमेंट, ये इक्वली एप्लीकेबल होती है ब्रिटिश ऑफिशियल्स में भी, स्पेशली इंडियन सर्विसेज में भी, बिकॉज वो तो करप्शन था, वो तो क्लियरली विजिबल था, ठीक है ना। तो केस बी की सेम सिचुएशन एप्लीकेबल होती है किस पे, जो कंपनी के सिविल सर्वेंट्स थे, ठीक है ना। वो भी तो बहुत ज्यादा करप्ट थे, और ये एक वेल एस्टैब्लिश फैक्ट है। ओके, नाउ कॉर्नवालिस ने क्या किया, कॉर्नवालिस ने केस बी, यानी ये मानते हुए कि ये जो सिविल सर्विसेज है ये काफी ज्यादा करप्ट है, इनको इंप्रूव करने के लिए इनकी सैलरीज को क्या किया था, काफी रेस कर दिया था, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। ताकि बेसिकली इनका जो टेम्पटेशन था कि
क्या हो जाए, एक तरीके से ये ब्राइबरी छोड़ दे और क्या हो जाए, एक ऑनेस्ट और ओबीडियंट बन जाए। बट ये जो केस था, इस केस में इन्होंने अप्लाई किया था सिविल सर्विसेज के लिए, ठीक है ना, सिविल सर्वेंट्स के लिए, जो कि कंपनी के ऑफिसर्स और जो कि ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस थे। बट यही सेम एप्लीकेबल नहीं किया था इनने इंडिया के केस में। अगर ऐसा किया होता तो माइट बी पॉसिबल ये जो सम क्लास ऑफ जो इंडियन ऑफिशियल थे और जो जमींदार थे जो करप्ट थे वो भी ठीक हो जाते, ठीक है। तो ही नेवर थॉट ऑफ अप्लाइंग द सेम रेमेडी विद रिस्पेक्ट टू केस ए, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है ना। और बेसिकली अगर हम कहें कि इंडियंस को क्यों प्रिफर नहीं किया जाता था इन पोस्ट के लिए, इवन ये जो ल्यूक्रेट पोस्ट होती थी, दैट इज जो कोऑर्डिनेटर सर्विस होती थी, इसको बेसिकली यूरोपियंस में ही काफी ज्यादा हाई कंपटीशन था। जैसे हमने देखा था पहले ब्रिटिशर्स, उसके बाद यूरोपियंस को कहा जाएगा, तो व्हाई दे ओपन टू इंडियंस, तो ये भी एक रीजन इसका इंपॉर्टेंट था। ओके, तो अभी तक हमने क्या देखा कि बेसिकली आपका क्या देख रहे हैं हम कि इंडियंस को हर जगह पे इन्होंने क्या किया है, हर जगह पे एक डेरोगेटरी रिमार्क से ये कहा है कि जो इंडियंस है वो कैपेबल नहीं है और फिट नहीं है इस पोस्ट के लिए। ओके, उसके बाद अगर हम देखें कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आता है, चार्टर एक्ट 1833 आता है, और ये चार्टर एक्ट क्या इंट्रोड्यूस करता है, ये चार्टर एक्ट इंट्रोड्यूस करता है सेक्शन 87। हम लोगों ने इसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज गो एंड वॉच दिस चार्टर एक्ट ऑफ 1833 की वीडियो, काफी डिटेल में ईच एंड एवरीथिंग को हमने डिस्कस किया है। ओके, यहां पे एक सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया था, दैट इज द सेक्शन 87। सिंपली अगर मैं इसको समराइज करूं कि कोई भी इंडियन सब्जेक्ट ऑफ कंपनी जो इंडिया में है उसको डिबार्ड नहीं किया जाएगा होल्डिंग एनी ऑफिस जो कि कंपनी के अंडर में होगा, ठीक है ना। सिंपली अगर मैं कहूं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ एंड डिसेंट एंड कलर, ठीक है, कि क्या है कि कोई भी जो इंडियन सब्जेक्ट्स होगा या नो इंडियंस डिनाइड एम्प्लॉयमेंट अंडर कंपनी, ठीक है ना, मेनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ या फिर डिसेंट एंड कलर के बेसिस पे, ठीक है ना। सिंपली मैं एक रिपीट कर रहा हूं सेक्शन 87 कि जो नो इंडियन सब्जेक्ट, कोई भी इंडियन सब्जेक्ट जो कंपनी का है इंडिया में, उसको डिबार्ड नहीं किया जाएगा, उसको मना नहीं किया जाएगा, उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा कोई भी पोजीशन को होल्ड करने से जो कि आती है अंडर दी कंपनी, सिंपली ऑन द बेसिस, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे नहीं कर सकते, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे, डिसेंट के बेसिस पे और कलर के बेसिस पे नहीं कर सकते। बट ये जो प्रोविजन था ये कभी भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ था इन रियलिटी में। सो ये जो प्रोविजन था नेवर इंप्लीमेंटेड इन रियलिटी, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट इज आफ्टर 1857 रिवॉल्ट। उसके बाद क्या हुआ था, इस रिवॉल्ट के बाद बेसिकली जो इंडियंस थे, इंडियंस स्टार्टेड क्लेमिंग, चाहते थे कि हायर शेयर मिले उनको सर्विसेज में, हायर अपॉइंटमेंट मिले सर्विसेज में, हायर शेयर इन सर्विसेज, ठीक है ना। उसके बाद फिर आया प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858। इस प्रोक्लेमेशन में क्या किया, इस प्रोक्लेमेशन में डिक्लेयर किया गया था कि ब्रिटिश का इंटेंशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू इंडियंस, ठीक है ना। और ये कहा गया था कि जो इंडियंस हैं उनको फ्रीली अपॉइंट किया जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी इंपार्शियलिटी नहीं होगी। ओके, और बेसिकली जो भी ऑफिसर्स हैं अंडर सिविल सर्विसेज में उनको फ्रीली एंड इंपार्शियली अब क्या किया जाएगा, उनको रिक्रूट किया जाएगा। ओके ना। अब ये जो चेंज था, क्यों आया था ये चेंज और व्हाट वाज द रीजन व्हाई कि इंडियंस को अब इंक्लूड किया जा रहा था या फिर इस तरीके की जो बातें चल रही थी वो, इट इज बिकॉज जो इंडियंस का जो रिक्रूटमेंट था, इंडियंस को इसलिए अलाउ किया गया था बेसिकली वो लोग फिल कर पाए सबऑर्डिनेट पोस्ट, सबऑर्डिनेट पोस्ट, ठीक है। मेन पोस्ट कौन होल्ड करेगा, ब्रिटिशर्स एंड यूरोपियंस, और सबऑर्डिनेट पोस्ट जो है वो इंडियंस के लिए अलाउ कर दी गई थी। एक तो ये रीजन था। ऊपर से ये कहा गया था कि ये जो इंडियंस हैं ये नेटिव्स हैं, ठीक है ना, यहीं के, और ये काफी चीपर हैं, यानी इनको कम सैलरी में रिक्रूट करके ज्यादा काम हम ले सकते हैं इनको,
रिक्रूट एंड ये क्या है, मोर readily available than Englishmen. ओके ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट 1861, ठीक है ना। अच्छा, एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन डिस्कस करनी है कि वो फर्स्ट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हुआ था वो हुआ था इन 1855 में, ठीक है। तो फर्स्ट कॉम्पिटेटिव जो एग्जामिनेशन हुआ था वो हुआ था इन द ईयर 1855 में। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट 1861। इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट, ये एक्ट विद रिस्पेक्ट टू सिविल सर्विसेज काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसने क्या किया था, इसने फर्स्ट टाइम रिजर्व किया था सर्टन, मेक श्योर ये जो वर्ड है दैट इज सर्टन कोविनेटेड, ये जो कोविनेटेड पहले सिर्फ और सिर्फ बिलोंग्स किसको करती थी, ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस को। अब यहाँ पे कुछ रिजर्व सर्टन कोविनेटेड पोस्ट रखी गई थी, किसके लिए, बेसिकली इंडियंस के लिए, ठीक है ना, कोविनेटेड ऑफिसर्स फॉर इंडियंस। ये जो डोर ओपन तो किया गया था बट जो इंडियंस थे उनको बहुत ही कम चांस मिला, वेरी फ्यू इंडियंस गॉट चांस, फ्यू इंडियंस। अब इसका रीजन क्या था कि वाई जो वेरी फ्यू इंडियंस थे उनको चांस मिला था, तो रीजन देखते हैं। तो फर्स्ट जो रीजन था एग्जामिनेशन सेंटर। नाउ ये जो एग्जामिनेशन सेंटर था इसको रखा गया था सिर्फ एक जगह और वो था लंदन में, ठीक है ना, इंग्लैंड में। और जो एग्जामिनेशन का जो पैटर्न था या फिर जो आपका मीडियम था वो इंग्लिश था। दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट रीजन था वो था दैट इज जो सिलेबस था इसका, इस सिलेबस को इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि ये हर तरीके से क्या करे, बेस्ट सूट करे बेसिकली इंग्लिश यूथ को, बेस्ट सूट करे इंग्लिश यूथ को, ठीक है ना। और बेसिकली जो एग्जामिनेशन था वो हेविली बेस्ड था ऑन द बेसिस ऑफ जो नॉलेज होती थी, that is the Greek, Latin and English। मेन इन नॉलेज का टेस्ट होता था, तो इंडियंस के लिए काफी एक हरकुलियन टास्क हो जाता था इसको क्या करना, इसको टैकल करना, ठीक है ना। थर्ड जो पॉइंट था कि वेरी फ्यू इंडियंस गॉट चांस, इट इज बिकॉज जो मैक्सिमम एज थी, मैक्सिमम एज थी एग्जाम देने की वो फर्दर लोअर होती जा रही थी, ठीक है ना, लोअर। अगर आप देखें पहले ये 23 थी, इसको 23 लोअर कर दिया गया था, ये 1859 में लोअर कर दिया गया था। 22 कर दिया गया था 1860 में, 21 को कर दिया गया था इन 1866 में, और 19 इयर्स को कर दिया गया था 1878 में। आफ्टर दैट उसके बाद इस मैक्सिमम एज को लेके काफी ज्यादा एजिटेशन हुआ भाई, और एजिटेशन किया आपका नेशनलिस्ट ने हमारे, ठीक है ना। इस तरीके से तो अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं पाएगी, तो उन्होंने एगिटेशन किया और एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि जो एज थी अब उसको फिक्स किया गया, ठीक है ना। जो एज थी उसको लिमिट किया गया, एज की जो लिमिट थी उसको फिक्स किया गया, और वो फिक्स किया गया था दैट इज फ्रॉम बिटवीन 22 टू 24, और ये फिक्स किया गया था 1906 में, ठीक है ना। 22 से 24 ईयर्स ये फिक्स कर दिया गया था, ठीक है ना। तो ये इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट 1861 इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, ओके। नेक्स्ट आता है स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज। स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज, ठीक है ना। अब ये जो सिविल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया गया था 1878 टू 79 में, और ये लॉर्ड लिटल ने इंट्रोड्यूस किया गया था स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज। इसमें क्या प्रोविजन था, इसमें बेसिकली इट कंसिस्टिंग कि 1/6 जो कोऑर्डिनेटेड पोस्ट होंगी, यानी प्रेस्टिजियस यानी टॉप मोस्ट सिविल सर्विसेज की जो पोस्ट होंगी, अब वो क्या गया, वो फिल की जाएंगी बाय इंडियंस। लेकिन ये ऑल इंडियंस के लिए ओपन नहीं करी गई थी। बेसिकली ये जो पोस्ट है ये उनको बिलोंग करेंगी जो कि बेसिकली कंसिस्ट करते हैं
हाई क्लास फैमिलीज, हाई क्लास फैमिलीज, ठीक है ना। और इसमें भी ये नॉमिनेशन के बेसिस पे होगा। जैसे अर्लियर नॉमिनेशन होता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करते थे, यहां पे नॉमिनेशन कौन करेगा, यहां पे नॉमिनेशन करेगी लोकल गवर्नमेंट्स, लोकल गवर्नमेंट्स करेंगे। और इसको अप्रूवल चाहिए होगा, और अप्रूवल कौन करेगा, अप्रूवल करेंगे बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड वाइसरॉय, ठीक है ना। लेकिन ये जो सिस्टम था ये फेल्ड हो गया और लेटर इसको अबेंडेंट करना पड़ा, ये सिस्टम फेल्ड हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो इंडियंस की जो एंट्री थी, ठीक है ना, उसके लिए बेसिकली इलाइट सिविल सर्विसेज में वो एक काफी स्ट्रॉन्गेस्ट डिमांड रही थी ऑफ द अर्लीस्ट पॉलिटिकल एजिटेशन की। हमेशा से ये काफी ज्यादा डिमांड रही थी अर्ली पॉलिटिकल एजिटेशंस की। उसमें जो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट है दैट इज द ऑल इंडिया पॉलिटिकल एसोसिएशन जो हमारी थी, दैट इज जी इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन जिसको हेड किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, और बेसिकली स्टार्ट किया था सिविल सर्विस एजुटेशन ऑल ओवर इंडिया, कि जो इंडियंस है वो भी सिविल सर्विसेज में उनको भी इक्वल से मिलना चाहिए। तो स्टार्टेड एजुटेशन सिविल सर्विसेज इंडिया में, ठीक है ना। और बेसिकली और जो कांग्रेस की जो डिमांड्स थी, उसके बाद कांग्रेस भी आपका इंडल्ज हो गए थे इस आपकी क्या है दैट इज इंडियन सिविल सर्विसेज में, कि उनको भी रिक्रूट किया जाए इंडियंस को भी। और आफ्टर जब सेटअप हुए थे इन 1885 में, और उनकी जो मेन डिमांड्स थी कांग्रेस की और जो नेशनलिस्ट थी उनकी मेन डिमांड्स थी कि पहले तो सबसे पहले लोअर किया जाए, लोअरिंग रिक्रूटमेंट एज लिमिट, रिक्रूटमेंट एज लिमिट, ठीक है, ओके। और एग्जामिनेशन साइमल्टेनियसली होना चाहिए, साइमल्टेनियस एग्जामिनेशन सेंटर होना चाहिए इंडिया में भी और इंग्लैंड में भी। जो अर्लियर पहले लंदन में था दैट इज इंग्लैंड में था, ठीक है ना। इंडिया और आपका ब्रिटेन में दोनों में होना चाहिए, सो दैट ये जो कांग्रेस और जो नेशनलिस्ट की जो डिमांड्स आ रही थी इसके लिए बेसिकली एक कमेटी अपॉइंट करी गई थी, ठीक है ना। सो जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारे उसमें हम देख लेंगे वेरियस कमीशंस और एक्ट्स जो कि रिलेटेड हैं सिविल इंडियन सिविल सर्विसेज से, वेरियस कमीशंस एंड एक्ट्स रिलेटेड टू इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है। तो जो नेशनलिस्ट थे और जो कांग्रेस थे उनकी डिमांड जो थी विद रिस्पेक्ट टू सिविल सर्विसेज, उसके लिए एक कमेटी को अपॉइंट किया गया था। फर्स्ट कमेटी थी दैट इज सर चार्ल्स एचिसन कमीशन, और ये आई थी 1886 में, इसको लेके आया गया था, ठीक है ना। अब ये जो कमीशन थी बेसिकली ये अपॉइंट थी लॉर्ड डफरिन ने, लॉर्ड डफरिन ने इसको अपॉइंट किया था क्या करने के लिए, इसको कंसिडर करने के लिए जो डिमांड्स आ रही थी फॉर साइमल्टेनियस एग्जामिनेशन। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था और इसको क्यों आपका किया गया था, इट्स टू कंसिडर द डिमांड ऑफ साइमल्टेनियस एग्जामिनेशन इसको कंसिडर करने के लिए इसको लगाया गया था, ठीक है ना। और साथ ही साथ बेसिकली लोडिंग ऑफ मैक्सिमम एज, जो मैक्सिमम एज थी उसको भी लोडिंग करने के लिए इसमें कहा गया था, लोडिंग ऑफ मैक्सिमम एज जो थी सिविल सर्विसेज की, ठीक है ना। बट ये जो आपकी जो कमीशन थी इसने रेकमेंड किया था कि ये जो आप जो टर्म यूज कर रहे हैं, इट रेकमेंडेड कि जो टर्म आप यूज करते हैं कोविनेटेड एंड अनकोविनेटेड, इसको क्या करें, इसको आप हटा दें, इसको ड्रॉप करें, ठीक है ना। एट द सेम टाइम इस कमीशन ने सजेस्ट किया
कि बेसिकली जो सर्विसेज हैं उनको 3 क्लासेस में आप कैटेगराइज कर दो, ठीक है ना। तो ये जो सर्विसेज हैं डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, ठीक है ना। अब जो फर्स्ट क्लास आ जाएगा दैट इज द इंपीरियल इंडियन सिविल सर्विस, सेकंड आ जाएगा आपका द प्रोविंशियल, थर्ड आ जाएगा द सबऑर्डिनेट सर्विस, द सबऑर्डिनेट सर्विस। ओके, अच्छा, इसमें से जो फर्स्ट 2 होंगी उनका रिक्रूटमेंट दैट इज द इंपीरियल इंडियन सिविल सर्विस, और जो प्रोविंशियल होगी इनका रिक्रूटमेंट होगा आपका इंग्लैंड में, और जो लेटर जो सबऑर्डिनेट सर्विस है इसका रिक्रूटमेंट होगा बेसिकली इंडिया में, ठीक है ना। और ये सिर्फ और सिर्फ इंडियंस में से ही होगा, ठीक है ना, एक्सक्लूसिवली आउट ऑफ इंडियंस में ही रिक्रूट होंगे इसमें, ठीक है ना। साथ ही साथ इसने रिकमेंड करी थी जो मिनिमम और जो मैक्सिमम एज लिमिट थी, तो ही ऑल्सो रेकमेंड मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट, ठीक है ना, जो कि फिक्स करी गई 19 इयर्स एंड 23 इयर्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ये फिक्स करी गई थी, ठीक है। बट ये जो साइमल्टेनियस होल्डिंग ऑफ एग्जामिनेशन का जो आइडिया था कि बोथ इंडिया में भी और इंग्लैंड में, इसको क्या गया, इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया गया था और बेसिकली रेकमेंड किया गया था कि एबॉलिशन ऑफ स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज। तो इस कमीशन ने क्या किया था, रिजेक्ट कर दिया था आइडिया ऑफ साइमल्टेनियस होल्डिंग ऑफ एग्जामिनेशन। ओके, और साथ ही साथ इसने रेकमेंड किया था कि आप एबॉलिश करें जो उस टाइम स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज थी, उसको भी आप क्या करें, उसको भी आप हटाएं, ठीक है ना। उसके बाद जब ये आपका रिजेक्ट कर दिया गया साइमल्टेनियस होल्डिंग ऑफ दैट इज एग्जामिनेशन, उसके बाद हाउस ऑफ कॉमन 1893 में क्या हुआ, हाउस ऑफ कॉमन इंग्लैंड में, ठीक है ना, एक रेजोल्यूशन को पास किया गया और उस रेजोल्यूशन ने फेवर किया कि ये जो है होल्डिंग ऑफ साइमल्टेनियस एग्जामिनेशन इंडियन इंग्लैंड में होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसने सपोर्ट किया कि साइमल्टेनियस होल्डिंग होनी चाहिए, लेकिन ये जो आपका बेसिकली रेजोल्यूशन था ये कभी इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, ठीक है ना। और बेसिकली जो किम्बर्ले थे उस टाइम सेक्रेटरी ऑफ जो स्टेट्स थे, उसमें से वो जो मोस्टली मेंबर्स ऑफ सिविल सर्विसेज उन्होंने कहा था कि वो क्या होने चाहिए, वो यूरोपियंस ही होने चाहिए। अगर हम इसको ये कर देंगे तो माइट बी पॉसिबल जो इंडियंस है उनको काफी ज्यादा चांसेस आपका मिल जाएगा, ठीक है ना, काफी ज्यादा चांसेस और मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज मॉन्टेग ट्रांसपोर्ट कमीशन ऑफ 1918, मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट कमीशन ऑफ 1918। ओके, नाउ सबसे पहले इसने क्या था कि जो स्टेट है ना उसकी रियलिस्टिक पॉलिसी होनी चाहिए, तो इन्होंने एडवोकेट किया था स्टेट रियलिस्टिक पॉलिसी होनी चाहिए। और ये जो स्टेट रियलिस्टिक पॉलिसी है इसके थ्रू क्या होना चाहिए, अगर एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्टैब्लिश करना चाहते हैं आप इंडिया में, इफ अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ठीक है नीड टू बी स्टैब्लिश्ड इन इंडिया में, तो उसके लिए क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है, बेसिकली द मोर वी कैन एम्प्लॉय इन पब्लिक सर्विस द बेटर होगा। अगर हम इंडियंस को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉय करें आपका पब्लिक सर्विसेज में, ठीक है। तो इन्होंने ये स्टेट रियलिस्टिक पॉलिसी को एडवोकेट किया था, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं ये जो आपकी मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट कमीशन आई थी 1819, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सेप्ट किया द डिमांड ऑफ होल्डिंग ऑफ साइमल्टेनियस एग्जामिनेशन सेंटर, चाहे इंडिया में और इंग्लैंड में, तो इन्होंने एक्सेप्ट करी ये डिमांड साइमल्टेनियस एग्जामिनेशन की।
साथ ही साथ ये जो कमीशन है इसने क्या रेकमेंड किया, इसने ये रेकमेंड किया कि जो वन थर्ड सुपीरियर पोस्ट होंगी, वन थर्ड सुपीरियर पोस्ट है ये आपकी, और जो वन थर्ड सुपीरियर पोस्ट इंडियन सिविल सर्विसेज में है, ये इसमें आप रिक्रूट करिए इंडिया को, और इट रिक्रूटेड इन इंडिया। एंड ये जो पोर्शन है ये विद द पैसेज ऑफ टाइम एनुअली इंक्रीज होना चाहिए, इसमें 1.5% का स्टार्ट करिए वन थर्ड से, और एनुअली इसको 1.5% को इंक्रीज करते रहिए एनुअली। ओके, एक तो आपका मॉन्टेग्यू चेस्टनट कमीशन आ गई आपकी 1918 में, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आएगी आपकी ली कमीशन। और ये जो ली कमीशन आई थी ये आई थी 1924 में, ठीक है ना। अब इसने रेकमेंड किया था कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, दैट इज जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो कंटिन्यू करे टू रिक्रूट इंडियन सिविल सर्विसेज, और वेरियस जो अदर ब्रांचेस है सच एज इरिगेशन ब्रांच हो गई, ऑफ सर्विस ऑफ इंजीनियर्स हो गए, या फिर इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज को वो रिक्रूट करे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, दैट इज इरिगेशन ब्रांच हो गई। ठीक है ना। इरिगेशन ब्रांच के साथ साथ आपका ये इंजीनियर ब्रांच ऑफ इंजीनियर में, आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में ये रिक्रूट करे। और नेक्स्ट जो प्रोविजन इस कमीशन ने रेकमेंड किया था वो था कि 50-50 पैरिटी, 50-50 पैरिटी ये होना चाहिए आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू इंडियन सिविल सर्विसेज में, और ये रीच होना चाहिए, इसको पूरा होना चाहिए विद इन 15 ईयर्स में, ठीक है ना। साथ ही साथ इसने ये भी किया था रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रांसफर फील्ड्स के बारे में भी रिकमेंडेशन किया था कि रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रांसफर फील्ड्स। अब ये ट्रांसफर फील्ड्स में क्या क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका एजुकेशन, ठीक है ना, सिविल मेडिकल सर्विसेज, इसको कर दिया जाए बेसिकली दी सर्विसेज टू बी मेड अंडर प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है ना, टू मेड अंडर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर में इसको कर देना चाहिए, ये इनका आपका रिकमेंडेशन थी, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1919 आया था, उसमें रेकमेंड किया गया कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1919 आया था उसने बेसिकली रेकमेंड किया कि सर आप एस्टैब्लिश करें ना एक पब्लिक सर्विस कमीशन को, ठीक है ना। और साथ ही साथ इन्होंने यह भी कहा कि इट स्टिपुलेटेड दैट जो 20% इसमें जो ऑफिसर्स होंगे, ठीक है ना, उनको आप रिक्रूट करिए थ्रू प्रमोशन, ठीक है ना। किसके लिए, फ्रॉम प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज से जो आने चाहिए, ओके ना। और जो रिमेनिंग 80% है, एंड जो रिमेनिंग हमारे 80% है उनमें से हाफ इंडियंस होने चाहिए, और जो हाफ है वो आपके ब्रिटिश होने चाहिए, ठीक है ना। ये उन्होंने बेसिकली रेकमेंड किया था, ठीक है। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ना ये जो एक्ट आया इसने प्रोविजन बनाया कि एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का, ओके। अगर हम देखें जितने भी रिफॉर्म्स आए, रियलिटी क्या है, जो इंडियन सिविल सर्विसेज जो रही है हमेशा से ही एक कॉलोनियल अपैरेटस रहा है, कॉलोनियल
अपैरेटस रहा है। और सिंपली अगर हम इस सर्विसेज को कहें तो ये गलत नहीं होगा कि ये एक तरीके से स्टील फ्रेम था ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया का, ठीक है। जो ये जो सिविल सर्विसेज थी, इट वॉज कंसिडर्ड एज एन स्टील फ्रेम ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया में, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और अगर हम देखें कि बेसिकली बस कंक्लूजन कर रहे हैं, हम थोड़ा सा और एनालिसिस कर लेते हैं कि जो हायर सिविल सर्विसेज थी ना, ये वर्चुअली हमेशा से क्लोज रही थी इंडियंस के लिए, ठीक है ना। इवन अगर हम देखें इन दी हायर ग्रेड्स ऑफ जो भी माइनर सर्विसेज थी, इवन जो माइनर सर्विसेज थी हायर ग्रेड्स की, उनके लिए भी, बिकॉज इंडियंस को डिस्क्रिमिनेटेड किया जाता था अगेंस्ट दी यूरेशियंस और एंग्लो इंडियंस, ठीक है। तो हमेशा से ही क्या रही, हमेशा से ये क्लोज रही और इनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था अगेंस्ट जो यूरेशियंस थे और जो एंग्लो इंडियंस होते थे। इवन सम सर्विसेज थी जैसे सर्वे ऑफ इंडिया हो गया, द इंडियन सॉल्ट डिपार्टमेंट हो गया, एक्सेट्रा। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस जो इसमें दी जाती थी, उनमें ऐसा रखा जाता था कि जो इंडियन कैंडिडेट्स थे वो बेसिकली उनकी क्वालिफिकेशन ज्यादा हो इन कंपैरिजन जो एंग्लो इंडियन से बिलोंग करते हैं और जो बेसिकली यूरोपियन से डोमिसाइल्ड हो, उसके लिए काफी इजी हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमेशा से ही ये वर्चुअली इंडियंस के लिए क्लोज रही हैं सर्विसेज, ठीक है ना। और अगर हम और थोड़ा सा इवैल्यूएशन करने की कोशिश करें इसको, तो हम देखते हैं कि जो इंडियंस है वो सिस्टमेटिकली एक्सक्लूड किए गए थे फ्रॉम लॉ एंड पॉलिसी मेकिंग बॉडीज से, ठीक है ना। इवन अगर हम इंस्टीट्यूशन देखें जो कि रिस्पॉन्सिबल था फॉर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, उसमें भी इंडियंस को अपॉइंट नहीं किया जाता था। तो इसको 2-3 पॉइंट में समराइज कर लेते हैं कंक्लूजन को, दैट इज जो इंडियंस थे इंडियंस को सिस्टमैटिकली एक्सक्लूड किया जाता था लॉ एंड पॉलिसी मेकिंग से, ओके। और इनसे रिलेटेड जो बॉडीज थी, साथ ही साथ जो भी इंस्टीट्यूशंस रिस्पॉन्सिबल थे, जो भी इंस्टीट्यूशंस रिस्पॉन्सिबल थे फॉर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के लिए, फॉर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के लिए, ठीक है। अच्छा, जो यूरोपियन सुप्रीमेसी थी इन सिविल सर्विसेज, उसको स्ट्रेंथ किया गया। इवन साथ ही साथ अदर स्पेयर ऑफ गवर्नेंस को भी स्ट्रेंथ किया गया। मींस जो यूरोपियन सुप्रीमेसी थी वो हमेशा से ही सिविल सर्विसेज में क्या कर एक फोर्थ प्रायोरिटी रही थी, यूरोपियन सुप्रीमेसी। सिविल सर्विसेज में उसको स्ट्रेंथन किया जाता था विद द पैसेज ऑफ टाइम। और इवन अदर जो गवर्नेंस के स्पेयर थे उनमें भी जो आपकी यूरोपियंस की सुप्रीमेसी थी उसको आपको मेंटेन किया जाता था या फिर स्ट्रेंथन किया जाता था, ठीक है। अब ये जो सुप्रीमेसी थी इसको 2 वेज में मेंटेन रखा गया, ठीक है ना। 2 वेज क्या थे? फर्स्ट, जो इंडियन की जो एंट्री थी इंडियन सिविल सर्विसेज में आफ्टर 1863, उसको बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट बनाया गया था, ठीक है ना। डिफिकल्ट में क्या क्या आ जाएगा, ठीक है। साइमल्टेनियस अगर हम सेंटर की डिमांड कर रहे थे वो भी हमारी कंसीडर नहीं की जा रही, सिलेबस था वो भी बायस था, ठीक है ना। और बेसिकली जो रिड्यूस मैक्सिमम एज जो थी वो भी काफी ज्यादा आपका प्रॉब्लमेटिक थी इंडियंस के लिए। सेकेंड जो की पोजीशन थी या फिर कोविनेटेड सर्विसेज थी, कोविनेटेड जो पोस्ट थी वो हमेशा से ही रिजर्व करी जाती थी पहले ब्रिटिश और सेकेंड यूरोपियंस, या फिर हम कह सकते हैं सिर्फ यूरोपियंस के लिए, ठीक है ना। और इट इज बिकॉज ये जो सुप्रीमेसी थी ये इसलिए असर्ट की जाती थी बिकॉज ये जो यूरोपियंस थे ये बिलीव करते थे कि इनका डिवाइन राइट है टू रूल इंडिया, ठीक है ना। इट वॉज इज डिवाइन राइट टू रूल इंडिया। और जो इंडियन सिविल सर्विसेज थी हमेशा से ही एक स्टील फ्रेम की तरह उसने एक्ट किया है। इंडियन सिविल सर्विसेज ने हमेशा से ही एक स्टील फ्रेम की तरह एक्ट किया है जिसने काफी स्ट्रेंथ दी है और सस्टेन किया है ब्रिटिश रूल इन इंडिया को, स्ट्रेंथ दी है एंड सस्टेन किया है ब्रिटिश रूल इन इंडिया को।
ब्रिटिश रूल इन इंडिया को। बट ग्रेजुअली अगर हम देखें, जो इंडियंस थे उनको ये रियलाइज हुआ कि जो इंडियनाइजेशन ऑफ दी सर्विसेज है वो किसी भी तरीके से नहीं हो रही है एट इफेक्टिव इन एनी वे, और सिंपली अगर हम कहें जो ट्रांसफर था वो बहुत ही इफेक्टिव पावर था। एंड ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम जो इंडियंस थे उनको ये रियलाइज हो गया था कि जो इंडियनाइजेशन ऑफ द सिविल सर्विसेज है वो कहीं से कहीं तक नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इंडियनाइजेशन जो सिविल सर्विसेज है वो बेसिकली नहीं हो रहा है, और बेसिकली किसी भी तरीके से ट्रांसफर इफेक्टिव पावर्स इंडियन हैंड्स में नहीं आ रही थी। सो ये जो इंडियन मेंबर्स थे सिविल सर्विसेज के, ये कंटिन्यू रखा इन्होंने टू सर्व इंपीरियलिस्टिक इंटरेस्ट ऑफ देयर ब्रिटिश मास्टर्स। तो इंडियन सिविल सर्विसेज को स्टील फ्रेम इसलिए भी कहा जाता है कि बेसिकली दे सर्व इंपीरियलिस्ट इंटरेस्ट ऑफ देयर ब्रिटिश मास्टर्स, ठीक है, कि सिर्फ वो अपने ब्रिटिश मास्टर्स का ही आपका क्या करते हैं, इंटरेस्ट को सर्व करते हैं, ठीक है ना। बट जब इंडिपेंडेंट इंडिया हुआ और उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन आया, ठीक है ना, आफ्टर इंडिपेंडेंट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया उसने काफी ज्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग चेंजेस वो लेके इंट्रोड्यूस किए थे इन्होंने सिविल सर्विसेज में, ठीक है ना। बेसिकली जो एग्जिस्टिंग सेटअप था सिविल सर्विसेज में काफी ज्यादा चेंजेस इंट्रोड्यूस किए थे। काय के लिए इंट्रोड्यूस करे थे? टू मेक इट यूजफुल, जो कि हमारा लॉफ्टी गोल्स था हमारा फ्रीडम स्ट्रगल का, ठीक है ना, जो कि हमारा लॉफ्टी गोल्स था फ्रीडम स्ट्रगल का, उसको फुलफिल करने के लिए आफ्टर इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन में विद रिस्पेक्ट टू इंडियन सिविल सर्विसेज काफी ज्यादा चेंजेस को इंट्रोड्यूस किया गया था। विद दिस वी कंप्लीटेड अवर इंडियन सिविल सर्विसेज। डिटेल में हमने डिस्कस किया ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी क्वेश्चन मिस होगा आपसे। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ गुड डे।